Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Today we will start our next topic, that is corrosions and prevention of corrosion. Today is the last topic of chapter number 6. So let's start our chapter. First we will see the definition of corrosion. That what is corrosion? Corrosion is basically a process of chemical decay of metal due to the action of surrounding medium is called corrosion. यानी बच्चों आपको ये बता रहे हैं कि corrosion जिसको हम आम अल्फाज में बोलते हैं जंग लगना। तो जंग लगने का जो अमल है ये मेटल का डिके का प्रोसेस होता है, यानी इससे मेटल जो है उसकी सरफेस खराब हो जाती है क्योंकि जो उसके सराउंडिंग में मीडियम प्रेजेंट होता है उसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है। So, simplest case of corrosion occur when a metal come in contact with gases of the atmosphere। कि जो जंग लगने का अमल है मोस्टली बच्चों आप जानते हैं कि जब भी एयर की जो ऑक्सीजन होती है या जो वाटर के वेपर्स होते हैं वो मेटल की सरफेस को ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से जंग लगने का अमल स्टार्ट हो जाता है। और उसके पीछे रीज़न क्या होती है, जैसे आयरन है इसके एक कॉमन एग्जांपल के हर साल आयरन की एक बहुत बड़ी तादाद क्रोजन के प्रोसेस के बाइस जो है वो वेस्ट हो जाती है। और क्रोयन के अंदर होता क्या है कि आयरन जो है वो एयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड जो है वो फॉर्म करता है। तो यहाँ भी ये बता रहे हैं कि दी सरफेस ऑफ मेटल बिकम कोटेड विद कंपाउंड सच एज ऑक्साइड, क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है तो इनके ऑक्साइड्स बन सकते हैं, या पॉसिबिलिटी सल्फाइड्स या कार्बोनेट बनाने की होती है। और ऐसे तमाम कंपाउंड्स जो होते हैं ये क्या कर सकते हैं, ये जो है वो कंपैक्ट लेयर फॉर्म करते हैं ऑन दी सरफेस प्रोटेक्टिंग दी मेटल फ्रॉम फर्दर अटैक। तो बच्चों ये वाली बात हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो है वो नोट की थी, जिसमें मैंने आपको तो अब हम जो है ये वाला आयरन की ऑक्साइड का वैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया है तो इसको हम देख लेते हैं बोर्ड पर। तो बोर्ड के अकॉर्डिंग ये है कि अगर फर्स्ट करें हमारे पास एक मेटल है तो हर मेटल जो है वो अपने इर्द गिर्द ऑक्साइड कोटिंग जो है वो डेवलप कर लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये आयरन हो तो आयरन ऑक्साइड की लेयर जो है वो यहाँ पे डेवलप होगी इन द फॉर्म ऑफ आयरन ऑक्साइड। और ये तो आयरन ऑक्साइड की हो सकती है, इसी तरह सल्फाइड हो सकते हैं। या जैसे आपने बेरिलियम के बारे में पढ़ा था कि बेरिलियम जो है वो क्वाइट रेजिस्टेंस होती है टुवर्ड क्रोयन। उसकी रीजन ये होती है कि जो बेरिलियम ऑक्साइड की कोटिंग होती है वो आगे से फर्दर अटैक ऑफ बेरिलियम के एक्सपोजर को स्टॉप कर देती है फर्दर ऑक्सीजन के साथ। एज ए रिजल्ट बेरिलियम को जो है वो फिर आगे से जंग नहीं लगता था। तो ये कुछ मेटल के केसेस में होती है, हर मेटल के केस में ऐसा नहीं पॉसिबल। ठीक है, तो ये बात तो हो गई हमारी इस हवाले से। अब जो है वो हम अपने इस टॉपिक पर वापस चलते हैं। तो ये पॉइंट हमने देख लिया। उसके बाद है कि ये तो बात थी बच्चों तब जब हमारे पास एयर की ऑक्सीजन जो है उसको हम डिस्कस कर रहे हो। लेकिन ये केस टोटली डिफरेंट हो जाता है जब आपकी मेटल का कांटेक्ट किसके साथ आता है, वाटर के साथ आता है। तो जो कंपाउंड इस सिलसिले में फॉर्म होते हैं तो वो जो है वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं, अलाउइंग दी क्रोयन टू पेनिट्रेट फर्दर इनटू द मेटल। तो चूंकि अब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कहीं पे पाइपलाइन बिछाई हुई है और उस पाइपलाइन का कनेक्शन जो है वो ऐसी जगह पे है कि वो अगर पानी में से गुजर रही है या एयर के अंदर नमी बहुत ज्यादा है, तो ये जो ऑक्साइड्स या सल्फाइड्स या कार्बोनेट फॉर्म होंगे उनके अंदर क्या होगा कि वो डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में एंड अलाउइंग द क्रोयन टू पेनिट्रेट फर्दर इनटू द मेटल। और इसकी वजह से क्रोयन जो है वो फर्दर आपके मेटल के अंदर अंदर दाखिल हो सकता है। एंड बिसाइड डिसॉल्विंग द कंपाउंड वाटर आल्सो प्रमोट इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। तो इसके साथ साथ आपको क्या बता रहे हैं कि चूंकि कंपाउंड इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं तो वाटर जो है वो तेज कर देता है इलेक्ट्रोकेमिकल के प्रोसेस को, और ये जो है वो सबसे बड़ी रीजन है रैपिड क्रोयन की। उसके बाद बच्चों अभी आज के टॉपिक में आप ये देखेंगे कि क्रोयन के प्रोसेस को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं। तो उसको भी आगे से आप अंडरस्टैंड करने से पहले आपने इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी जो है वो डिटेल में पढ़नी है। तो याद रखिएगा जो मेटल बिल्कुल प्योर होती हैं, ठीक है, जैसे कि अगर लोहे की ही आप बात करें, आयरन की ही बात करें, अगर आप आयरन बिल्कुल प्योर फॉर्म में लें, अव्वल तो ये इतनी प्योर फॉर्म में मिलता नहीं है, अगर आप प्योर फॉर्म में लें आयरन को तो उसको हार्डली ही जंग लगता है। ये आपके नॉलेज के हवाले से एक न्यू चीज़ होगी कि जो बिल्कुल खालिस लोहा होता है उसको बामुश्किल ही जंग लगता है, बशर्त ये कि वो बिल्कुल प्योर हो। ठीक है, लेकिन अगर आपकी मेटल में कोई ना कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है,
इम्प्योरिटी कौन सी हो सकती है, कोई भी और दूसरी मेटल हो सकती है इसके साथ, लाइक अगर टिन है, जिंक है, या कोई दूसरी और मेटल है, तो उनकी वजह से क्रोजन का प्रोसेस फास्ट हो जाता है। तो इम्प्योरिटीज हमेशा क्या करती हैं, वाई इम्प्योरिटीज एक्सेलरेट द क्रोजन ऑफ मेटल। तो इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए, अगर आप दो डिफरेंट मेटल लें और उनका कनेक्शन एक दूसरे के साथ डिवेल्प करें इन मॉइस्ट एयर में, जैसे फर्ज करें हमारे पास बच्चों यहाँ पे ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये सीरीज आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ी होगी चैप्टर नंबर 11 में। इस सीरीज के अकॉर्डिंग आपको मैं पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं स्टूडेंट्स के लिए जो कि इस हवाले से वाकिफ नहीं है। तो इस सीरीज के अकॉर्डिंग ये है कि वो मेटल्स जो कि इसके अंदर बिल्कुल नीचे आती हैं, ठीक है, वो मेटल जो इस सीरीज में सबसे नीचे हैं, उनकी रिएक्टिविटी मैक्सिमम है, या आप ये कह लें कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉनों को लूज करने की एबिलिटी मैक्सिमम है। जो ऊपर वाली हैं वो नॉन मेटल हैं, तो नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉनों को गेन करने की एबिलिटी होती है। और जो नीचे वाले होते हैं, यानी आप आसान लफ्जों में ये याद रखें कि जो मेटल सबसे नीचे है वो ज्यादा रिएक्टिव है। जो मेटल सबसे नीचे है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू अबव वन मेटल के। तो अब यहाँ पे आपको उन्होंने समझाने के लिए एग्जांपल ये दी कि हम दो मेटल्स का कनेक्शन करवा रहे हैं जी, वन इज कॉपर मेटल एंड अदर इज एल्यूमिनियम मेटल। कॉपर मेटल को आम हालात में जंग लग सकता है, लेकिन अगर आप इसका मिक्सचर एल्यूमिनियम मेटल के साथ डेवलप करें तो ये नोटिस किया जाता है कि कॉपर मेटल बच जाती है, जबकि एल्यूमिनियम मेटल जो है उसको जंग लग जाता है। तो इस बात को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है जी, आपकी जो हवा है, मॉइस्चर एयर है, उसके अंदर आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर के वेपर्स भी हैं। तो वाटर के वेपर्स इन कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके क्या फॉर्म करते हैं, दैट इज दी कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर के अंदर वाटर है उसमें डिजोल्व हो जाती है और क्या प्रोड्यूस करती है, कार्बोनिक एसिड, दैट इज H2CO3। और आप जानते हैं कि ये एसिड इतना स्टेबल नहीं होता, ये फौरन से जो है वो आयनाइज होता है और आयनाइज होके हाइड्रोजन आयन एज वेल एज बाइकार्बोनेट आयन की प्रोडक्शन करता है। तो कॉपर और एल्यूमिनियम इन अ सेंस इमर्स्ड इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग H पॉजिटिव आयन, OH नेगेटिव आयन एंड HCO3 नेगेटिव आयन। ये अभी हमने क्या देखा कि अभी हमने कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल को इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से उठाया और हमने बात की कि एल्यूमिनियम को तो जंग लग जाता है बट कॉपर मेटल रिमेन सेफ। ठीक है, तो अब हुआ क्या है कि आपकी ऑक्सीजन एयर के अंदर H पॉजिटिव आयन, OH नेगेटिव आयन कहाँ से आए, वाटर चूंकि है वो, इसी तरह बाइकार्बोनेट आयन की प्रोडक्शन हुई और इनकी वजह से एक गल्वानिक सेल इस्टेब्लिश हो जाता है। गल्वानिक सेल क्या है, गल्वानिक सेल वो सेल होते हैं जिनमें एक मेटल जो है वो बतौर वर्क करती है एज एन इलेक्ट्रोड के तौर पे, यानी एनोड के तौर पे, और सेकंड मेटल जो है वो आपकी कैथोड बन जाती है। तो अब आप यहाँ देखें कि जैसे ही कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल को आपने एक दूसरे के साथ ज्वाइन किया और ये एयर के मॉइस्चर के साथ एक्सपोज हुई, जिसमें एक पॉजिटिव आयन भी है, OH नेगेटिव आयन भी है, कार्बोनिक एसिड भी है। तो जैसे ही आपने ये देखा कि इस सीरीज के अकॉर्डिंग वो मेटल जो बिल्कुल नीचे थी उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, इट मीन इस मेटल में इलेक्ट्रॉनों को लूज करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, आपको ये बता रही हूँ कि आपको यहाँ लफ्ज लिखा हुआ आ रहा है स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब आपको लास्ट टाइम भी बताया था, इलेक्ट्रॉनों को गेन करना। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि जैसे जैसे वैल्यू नीचे से ऊपर की जानिब जा रही है, इलेक्ट्रॉन इन मेटल एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉनों को गेन करने की एबिलिटी बढ़ती जा रही है। इट मीन वो एलिमेंट जो बिल्कुल नीचे है उनमें इलेक्ट्रॉनों को लूज करने की एबिलिटी है। तो इस हवाले से बच्चों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको थोड़ी सी गलवानिक सेल के हवाले से, जिन्होंने चैप्टर 11 जो है वो बिल्कुल नहीं पढ़ा, उनके लिए बता देती हूँ। ठीक है, कि गलवानिक सेल हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले आप इस फिनोमिना को अंडरस्टैंड करेंगे कि गलवानिक सेल जो है इसके अंदर ये होता है कि दो चीज़ें हमारे पास वर्क करती हैं। एक को जो है वो हम कैथोड कहते हैं और एक को जो है वो हम क्या नाम देते हैं, एनोड का नाम देते हैं। तो कैथोड का मतलब क्या होता है, कैथोड पर हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं जी, गेन होते हैं। तो जब भी कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो इस चीज को हम किस चीज का नाम देते हैं, दैट इज नोन एज द रिडक्शन। ठीक है, ये अमल क्या कहलाता है, हमारा रिडक्शन का प्रोसेस कहलाता है। तो जबकि अगर आप गल्वानिक सेल में जो सेकंड पार्ट होगा उसमें जो सेकंड मेटल होगी वो वर्क करेगी एनोड के तौर पे। एनोड के अंदर हमेशा क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज होते हैं और हर वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉनों को लूज कर देते हैं दैट इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। इसको हम क्या नाम देते हैं जी,
ऑक्सीडेशन का। तो याद रखिएगा बच्चों, गलवानिक सेल के दो पार्ट हैं, जिनमें एक मेटल आपकी कैथोड के तौर पे वर्क करेगी और सेकंड मेटल एनोड के तौर पे। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों को लूज करना। जबकि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। और रिडक्शन याद रखिएगा हमेशा कहाँ पर होती है? कैथोड पर होती है। ये तो थी थोड़ी सी बेसिक जो आपको बताना जरूरी था ताकि आपको समझ आए। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने यहाँ पे अभी बात की कि वो मेटल जो कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बिल्कुल नीचे है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉनों को लूज करने की एबिलिटी है। तो एल्यूमिनियम का क्या बन जाएगा जी? एनोड बन जाएगा। और कॉपर का क्या बन जाएगा जी? कैथोड बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एल्यूमिनियम जो है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को लूज करेगी। और ये इलेक्ट्रॉन लूज करके यहाँ से होते हुए ये पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर लेगा। और यहाँ से एयर के अंदर जो OH नेगेटिव आयन है वो इस एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की वजह से एल्यूमिनियम में क्रोयन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जबकि अगर आप ये नोट करें कि ये जो इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम ने लूज किए थे वो इलेक्ट्रॉन पहले किसने ले लेने हैं? कॉपर ने ले लेने हैं। तो कॉपर यहाँ पे कैथोड बन गया। और इसलिए इसको बोलते हैं कैथोड पर चार्ज बच्चों नेगेटिव होता है। याद रखिएगा कैथोड पर चार्ज नेगेटिव होता है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ इन्होंने कि कॉपर एक्ट एज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है? कि इसके ऊपर जो है वो हमेशा, ये मैं आपको बता देती हूँ बच्चों लिख के, कि कैथोड के ऊपर ना जो चार्ज होता है दैट विल बी अ नेगेटिव। ठीक है, कैथोड पर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है। इट मीन इसकी जानिब ये कैथोड पर चार्ज नेगेटिव है और एनोड पर चार्ज पॉजिटिव होता है। तो यही वजह ये ऑपोजिट आयन को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो होपफुली बात समझ आई होगी आप सबको। तो यहाँ से इस चीज़ का हमें आइडिया हुआ कि कॉपर और एल्यूमिनियम, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हवाले से बात की तो अभी आपको बताया था कि जो मेटल ज़्यादा नीचे है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो यही वजह है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। दैट्स व्हाई एल्यूमिनियम विल बिकम अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड वर्क एज अ एनोड, while copper will gain electron. As a result, the process of reduction take place at copper side, so the copper remain intact while aluminum get corroded. तो अब यहाँ पे जब एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, यही आपको बताया कि इस एल्यूमिनियम ने क्या किया था? अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए थे और ये एल्यूमिनियम पॉजिटिव 3 में कन्वर्ट हो गया था। और एयर के अंदर से इसने हाइड्रोक्साइड को अपनी जानिब अट्रैक्ट करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाया था। और जैसे ही एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है तो ये डिजोल्व होना यानी इसको जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। जबकि जो H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है ऑन दी कॉपर पर वो रिसीव कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। यहाँ देखें इसके अंदर कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो एल्यूमिनियम ने रिलीज किए पहले वो कॉपर ने लिए और कॉपर की सरफेस पे जो एक पॉजिटिव आयन मौजूद होते हैं वो इन इलेक्ट्रॉनों को गेन करके आहिस्ता आहिस्ता पहले हाइड्रोजन बनाते हैं और फिर दो हाइड्रोजन मिलके H2 की फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। इस तरह से आपने नोट किया कि एल्यूमिनियम को बड़ी आसानी से और तेजी के साथ जंग लगता है। जबकि कॉपर मेटल चूंकि लोअर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, in this way, aluminum corrode rapidly when in contact with copper, which is lower in electrochemical series. अब ये lower क्या है जी? आपकी एल्यूमिनियम मेटल है। उसके लिए बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको ये मेटल इसके अंदर नीचे मिलती है। तो उसके बाद है कि फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट, अब हमने इसे कंक्लूजन निकालना है ताकि इस मेथड को और इस सीरीज को इस्तेमाल करते हुए हम जंग लगने के प्रोसेस को अवॉइड कर सकें। तो वी कैन कंक्लूड दैट व्हेन एन एक्टिव मेटल से मुराद ऐसी मेटल जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी यानी वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हायर कहलाती है। इट विल कम इन कांटेक्ट विद लेस एक्टिव मेटल लाइक कॉपर। A galvanic cell is established. In this process, active metal corrode rapidly while the other metal remains intact. तो इस तरह से जो दीगर चीजें होती हैं उनको तो जंग लग जाता है, लेकिन जो आपकी कॉपर मेटल होती है उसको जंग नहीं लगता। इसी तरह अब हमने इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कंसेप्ट को बच्चों हमने इस्तेमाल करना है और क्रोयन के प्रोसेस को प्रिवेंट करने के जो मेथड्स हैं उनको डेवलप करना है। तो इससे ये कह रहे हैं कि इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट the amount of iron destroyed each year by Croyan equal to about one fourth of its annual production, कि हर साल लोहे की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो ज़ाया हो जाती है और ये तादाद तकरीबन वन फोर्थ होती है इसकी सालाना पैदावार के। तो it is therefore necessary to prevent such a damaging process and avoid this loss. So different methods are used to prevent corrosion. तो जो इसमें सबसे सादा मेथड है वो हमारे पास
आमतौर पे जो हम घरों में करते हैं कि गेट वगैरह को जब जंग लग जाता है तो हम अक्सर वहां पे पेंट करवा लेते हैं या उसके ऊपर ऑयल डाल देते हैं, वार्निश या इनेमल यानी कोई भी पेंट टाइप कुछ काम करवा लें ताकि इससे आपका जो जंग है वो रुक जाए। लेकिन जो इसका ज्यादा बेटर वे है वो है आप मेटल की अलॉय करवाएं, ठीक है, यानी अलॉयज जो है वो इस्तेमाल करें। और अलॉय आपको भी बताया था कि ये जो है वो मिक्सचर होता है डिफरेंट मेटल्स का। तो इस तरह से जो है वो क्रोयन के प्रोसेस को आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ये एक मेथड है बच्चों अवॉइड करने का, जिसको हम बोलते हैं टिन प्लेटिंग या कोटिंग आयरन विद टिन। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इस प्रोसेस के लिए आपको मैं बताती चलूं कि हमारे पास जो है वो दो चीजें हैं, वन इज आयरन एंड अदर इज टिन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फर्ज किया बच्चों कि ये हमारे पास एक बात है, ठीक है, और ये किस चीज का बात है, ये हमारे पास टिन का बात है। और इसके अंदर अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम अपनी आयरन की शीट्स डाल देते हैं। ठीक है, आयरन की जो शीट होती हैं, जो लोहे की शीटें होती हैं बड़ी बड़ी, उसको हम टिन बाथ के अंदर लाके डिप कर देते हैं। और ये थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो बच्चों आप लोग अंडरस्टैंड करें ताकि आपको जो है वो इस हवाले से जो है वो समझ आए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ टिन प्लेटिंग कंसिस्टिंग ऑफ डिपिंग द क्लीन शीट ऑफ आयरन इन अ बाथ ऑफ मोल्टन टिन, यानी टिन को भी पहले हम पिघला लेते हैं एंड दस पासिंग इट थ्रू हॉट पेयर ऑफ रोलर्स। तो इसकी वीडियो बच्चों आपको नेट पर मिल जाएंगी, बहुत सारी वीडियोस हैं जहाँ पे आपको ये आइडिया होगा कि रोलर जो है वो गर्म जो है वो काफी हीट अप पोर्शन होते हैं, जहाँ पे इन वाली सारी प्लेट्स को डिप करने के बाद in the manufacturing of tin cans, oil container and other similar article, the itself is very stable and protects the metal effectively as long as its coating on the iron is in contact। तो यही आपको बता रहे हैं कि जैसे ही आप इसके अंदर जो ये वाला आपकी आयरन की जो शीट है वो टिन के अंदर आप डिप कर देते हैं और टिन की बात को हम क्या कर लेते हैं, अच्छी तरह पिघला लेते हैं। यानी ये जो है वो पिघला हुआ टिन होता है। ये किस स्टेट में होता है जी, मोल्टन स्टेट में होता है। तो इसको हम अच्छी तरह पिघलाते हैं और आयरन को इसमें डिप कर देते हैं। जिस तरह एक चीज के ऊपर कवर आ जाता है ना दूसरी चीज का, तो ये आप समझ लें जिससे हम आम अल्फाज में बोलते थे बर्तनों को मुलम्मा कारी करना, के बर्तनों पे कोटिंग करा लेते थे, या इसे हम उर्दू में बोलते हैं कलई कराना। तो इसी तरह टिन की आयरन की शीट के ऊपर दूसरी मेटल की शीट की कवरिंग चढ़ जाती है जब आप उसको इस टिन के बाद में डिप कर देते हैं। ठीक है, टिन को पहले अच्छी तरह हम पिघलाते हैं, उसका बहुत बड़ा कंटेनर और हैवी कंटेनर्स में हम ये प्रोसेस करते हैं और फिर आयरन की शीट को उसमें से गुजारते हैं। और गुजारने के बाद ये बच्चों इंडस्ट्रियल लेवल पे होता है, ये आम लेवल पे ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हम हाई टेम्परेचर देते हैं ताकि इसके ऊपर अच्छी तरह से अडहेयर हो जाए, और जब तक ये शीट इसके ऊपर सलामत रहती है तब तक इस लोहे को जंग नहीं लगता। और इस तरह से दोनों जो मेटल्स हैं उनकी ये दोनों जो हैं वो सेफ रहती हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जैसे ही आपकी प्रोटेक्टिव कोटिंग डैमेज हो जाती है। अब ये प्रोटेक्टिव कोटिंग कैसे डैमेज होती है ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ देखें आपके पास आयरन है, आयरन आपको यहाँ पे ये ऊपर मिल रहा है, जबकि इस सीरीज में आपको शायद टिन नजर नहीं आ रहा। टिन जो है वो जरा इधर नीचे को है, आप फर्स्ट की बुक में भी देख सकते हैं। तो याद रखिएगा उसमें आयरन और जो टिन है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि आयरन आपकी जो है वो इधर है, तो टिन जो है वो इससे ऊपर है। तो अब क्या होगा कि वो मेटल जो इस सीरीज में एक्टिव है, अब यहाँ पे आपको नजर तो नहीं आ रहा बट मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ, चले मैं आपको ये व्हाइट बोर्ड पे बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो हमने क्या किया कि हमारे पास दो चीजों का मिक्सचर आ गया। ठीक है, आपने कौन कौन सी मेटल ली, वन इज टिन है जी एंड अदर इज आयरन है। तो आयरन के बारे में याद रखिएगा कि जब आप इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आयरन की मेटल आपकी नीचे है, जबकि जो आपकी टिन मेटल है ये इसके अंदर सीरीज में ऊपर है। तो आपको ये बताया कि जब भी आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करेंगे तो वो मेटल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आती है, ठीक है, वो इतनी एक्टिव नहीं होती। वो मेटल जो नीचे होती है वो ज्यादा एक्टिव होती है। तो अब यहाँ पे जैसे ही ये कोटिंग डैमेज होगी तो इन दोनों का क्या स्टैब्लिश हो जाएगा, गल्वानिक सेल। तो चूंकि ये ज्यादा एक्टिव मेटल होगी, ठीक है, तो एक्टिव होने की वजह से अब इसका क्या बन जाएगा, एनोड।
और कैथोड पे क्या बन जाएगा, दैट इज योर टिन। तो अब चूंकि आयरन है वो इलेक्ट्रॉनों को लूज करेगी, तो लूज करने के बाद ये पॉजिटिव आयन बनाएगी और एयर से OH नेगेटिव आयन को ये अट्रैक्ट करेगी। और अट्रैक्ट करने के बाद फाइनली ये किस चीज की फॉर्मेशन करेगी, दैट इज आयरन हाइड्रो ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसको जो है वो बच्चों हम लिख लेते हैं, दैट इज आयरन OH थ्राइस। तो इसको बोलते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से ये डिजोल्व होना शुरू हो जाएगी और इस तरह से लोहे को तो जंग लग जाएगा लेकिन टिन को कुछ नहीं होगा। तो जब तक ये इसके ऊपर सलामत रहती है टिन की कोटिंग तब तो ठीक है, लेकिन जैसे ये कोटिंग डैमेज होगी फिर क्रोयन का प्रोसेस बहुत ही फास्ट हो जाता है। तो उस सूरत में आयरन को आपके जंग लग जाएगा जबकि आपकी जो टिन है वो आपकी मेटल सेफ रहेगी। तो यहाँ पे भी हमने ये नोट किया कि यहाँ पे ये देखें कि अगर प्रोटेक्टिव कोटिंग डैमेज हो जाती है तो आयरन जो है वो मॉइस्चर की वजह से इसके स्टैब्लिश कांटेक्ट में आता है और एक गल्वानिक सेल स्टैब्लिश होता है जिसमें टिन का भी बताया कैथोड बनेगा और आयरन का क्या बन जाएगा, एनोड। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे फ्रॉम आयरन टू टिन वेयर दे डिस्चार्ज इज पॉजिटिव आयन लिविंग OH नेगेटिव आयन इन द सॉल्यूशन। और चूंकि ये हाइड्रोक्साइड आयन को कौन अट्रैक्ट करेगा, आयरन। और क्या डेवलप करेगा, दैट इज आयरन ट्राई हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड सिंपली कहते हैं। तो इससे पता चला कि ये जो प्लेट है आयरन की उसको रंग जंग ज्यादा तेजी से लगता है जब प्रोटेक्टिव कोटिंग इसकी डैमेज हो जाती है। तो फिर बच्चों इस हवाले से साइंटिस्ट के जहन में आया कि कोई ऐसा मेथड होना चाहिए कि प्रोटेक्टिव कोटिंग भी हो, अगर वो भी डैमेज हो जाए तो भी आयरन को जंग ना लगे, और वो मेथड हमारा ज्यादा सेफ मेथड है। तो ये अगेन पहले हम इसको देख लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर। अब जैसे यहाँ देखें आप बच्चों, यहाँ पे आयरन है और यहाँ पे नीचे जिंक मेटल है। तो जब आप इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो आयरन मेटल ऊपर है, जिंक मेटल नीचे है। तो पहले जब तक ये एक दूसरे के साथ रहते हैं, चलिए बच्चों ये मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर ही क्लियर करती हूँ अगेन ये वाला कंसेप्ट भी, कि अब हमारे पास एक और, पहले तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जानी आते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें क्या पता चला कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये कहलाती है कि आयरन जो है वो हमारे पास ऊपर है जबकि जिंक मेटल जो है वो हमारे पास कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, नीचे। ठीक है। तो वो मेटल जो कि इसमें ऊपर होती है उसका वो मेटल जो है वो इतनी एक्टिव नहीं होती, तो ये क्या बन जाएगा इसका, आयरन का कैथोड। जब से ही इनकी, जब तक ये सलामत रहती है कोटिंग तब तो ठीक है, तब भी जंग नहीं लगता लोहे को, लेकिन जैसे ही आप आयरन और जिंक को चेक करते हैं तो जिंक की एक्टिविटी ज्यादा है, जिंक के अंदर इलेक्ट्रॉनों को लूज करने की एबिलिटी ज्यादा होती है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ज्यादा एक्टिव मेटल है एज कम्पेयर टू आयरन। तो इस तरह से जैसे ही इनकी प्रोटेक्टिव कोटिंग डैमेज होगी, पहले तो अगेन वही प्रोसेस कि आयरन की शीट को अब हम टिन बाथ में नहीं बल्कि जिंक बाथ में डिप करेंगे, इसी तरह हॉट रोलर प्रेस करेंगे और ताकि इसके ऊपर प्रॉपर कोटिंग आ जाए। और जैसे ही इनकी कोटिंग डैमेज होगी बच्चों तो इनका क्या डिवेल्प होगा, गल्वानिक सेल। गल्वानिक सेल में आयरन क्या बन जाएगा, आप कैथोड। ठीक है। और जिंक क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोड। यानी जिंक ने अपने अंदर से क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों को लूज करना है और लूज करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +2 आयन में। और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अब कहाँ पे जाएंगे, कैथोड की जानिब। और ये इलेक्ट्रॉन आगे से कौन गेन करेगा, जो आपकी एयर के अंदर एच पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है वो गेन करेंगे। और इस तरह से वो गेन करने के बाद किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे जी, हाइड्रोजन की फॉर्म में। और जैसे ही वो हाइड्रोजन की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे तो ये रिलीज किस शक्ल में हो जाएंगे, इन दी फॉर्म ऑफ H2। तो ये बच्चों रिलीज हो जाते हैं इन दी फॉर्म ऑफ H2 की फॉर्म में। तो यहाँ पे रिडक्शन का प्रोसेस होगा जबकि जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉनों को लूज करेगा और फिर आहिस्ता से ये वाटर के अंदर जो OH नेगेटिव वाला पोर्शन होगा उसको ये गेन कर लेगा। तो जैसे ये गेन करेगा तो ये जिंक हाइड्रोक्साइड जो है वो आगे से चल के फॉर्म करेगा और ये डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। इस वजह से जिंक को तो जंग लग जाता है लेकिन आयरन को जंग फिर भी नहीं लगता, और ये ज्यादा बेस्ट और सेफ मेथड है। ठीक है। तो यहाँ देखें इसको, यहाँ पे जिंक जो है वो एनोड बन गया। तो यहाँ देखिए मुझे ये आपको बताती हूँ कि ये वाला टॉपिक हम डिटेल में देख रहे थे कि गल्वानाइजिंग जो है वो हम डिप कर सकते हैं बाय डिपिंग अ क्लीन आयरन शीट इन अ जिंक क्लोराइड बाथ। यहाँ पे जिंक का हमने 60 लेना है जिंक क्लोराइड और उसके बाद हीट करना है तो आयरन की शीट जो है वो ऐसे ऐसे रिमूव होती है। जिंक बाथ जो है वो उसके ऊपर जिंक की कोटिंग आना शुरू हो जाती है और एयर फिर जब कूल होती है तो प्रॉपर जो है ये लेयर उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर जो जिंक की है वो इसके ऊपर आ जाती है। लेकिन अगर ये प्रोटेक्टिव कोटिंग डैमेज हो जाए तो गल्वानिक सेल स्टैब्लिश होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग आयरन जो है वो वर्क करेगा एज अ कैथोड वाइल जिंक वर्क एज अ एनोड।
तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो होंगे फ्रॉम जिंक टू आयरन, एज रिजल्ट ऑफ विच जिंक की जो है वो डिके हो जाता है। जबकि आपका जो जबकि जो आपका आयरन है उसको कुछ भी नहीं होता, और ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, सेक्रीफिशियल क्रोयन। सेक्रीफिशियल का मतलब होता है कुर्बानी दे देना। जैसे कोई होता है ना कि एक इंसान दूसरे एक पर्सन के लिए जो है वो सेक्रीफाइस कर देता है। जैसे अगर आप फ्रेंड्स हैं आपस में तो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर लेते हैं एक दूसरे के लिए। तो इसी तरह सेम में जिंक जो है वो अपने आप को सेक्रीफाइस करके खत्म कर देता है, जबकि आयरन को जो है वो सेफ रखता है। तो इस तरह से जिंक जो है वो डिके हो जाता है, जबकि आयरन रिमेन इंटैक्ट, एंड दिस इज कॉल्ड द sacrificial corrosion. That is why the galvanizing helps protecting the iron from rust, and this process is used especially in water pipes. जहाँ पे ज्यादा चांसेस होते हैं जंग लगने के लिए, तो वहां पर हम ये वाली सेक्रीफिशियल क्रोयन की जो टेक्निक होती है इसको हम यूटिलाइज करते हैं। तो बच्चों आज का टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और होपफुली आपको समझ आई होगी। अपना फीडबैक जरूर दिया करें लेक्चर के हवाले से, ताकि मुझे समझ आए कि आपको क्लियर हुआ। बच्चों आज आपका चैप्टर नंबर 6 भी एंड हो गया है। आज के टॉपिक के हवाले से अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम, वो आप कर लीजिएगा। और एक्सरसाइज आप लोगों ने इसकी खुद तैयार करनी है। अगर इस हवाले से कोई माइंड में कोई बात आए तो मोस्ट वेलकम, आप लोग पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।